नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे जो है मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इसी क्रम में हमारा आज यह 10वां क्लास है। इसमें हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे मौर्य वंश के बारे में जितनी भी जानकारी थी उनके बारे में पढ़ा था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ते हैं। मौर्योत्तर साम्राज्य का अंत होने के बाद अब मगध की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न होने लगी। भारत के उत्तरी पश्चिम घाट पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके अनेक स्थान पर अलग अलग राज्य की स्थापना करने लगे। दक्षिण भारत में भी कई सामंतों ने अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। इस प्रकार पूरा का पूरा जो मगध साम्राज्य जो पहले था वो बिखर गया। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि पहले जो मगध साम्राज्य था, यहाँ पे इतना दूर में मगध साम्राज्य पहले हुआ करता था, यहाँ पे मौर्य वंश के काल में। और अब यहाँ पे जो हुआ था यह शुंग वंश के काल में मात्र इतना ही यह बिखर गया था और इतना ही रह गया था। और यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग यहाँ पे शासकों के द्वारा शासन किया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें है हम लोग देखेंगे शुंग वंश के बारे में। तो शुंग वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट किया था जब मगध साम्राज्य, उसमें कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। इसी क्रम में हम लोगों ने जो 7 राजवंशों में हमारा जो मौर्य वंश के बाद जो आता है वंश वो शुंग वंश है। शुंग वंश के बाद कण्व वंश आएगा। कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो शुंग वंश के यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक जो हैं पुष्यमित्र शुंग था। यह मौर्य सम्राट के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था। इसने पहले बृहद्रथ की हत्या कर दी। उसके बाद मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना कर दी। और यह जो था प्रथम जो ब्राह्मण राजवंश है, जिसने मगध पर पहली बार प्रशासन किया। इसने अपनी राजधानी जो है विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसको बनाया था पुष्यमित्र शुंग ने। और बौद्ध ग्रंथों में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे है, यहाँ पे बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने शासनकाल में बहुत से बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवाया था। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध विद्रोही या द्रोही कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने शासनकाल में बहुत से बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवाया था। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें आगे है कि इतिहासकारों का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म की महानता को समझा और उसने बाद में कई स्तूपों का पुनर्निर्माण करवाया, और जिसमें मध्य प्रदेश का भरहुत स्तूप का पुनर्निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। जो पहले लकड़ी का बना हुआ था, इसने इसको पत्थर का करवाया। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, जो पहले यहाँ पे लकड़ी का हुआ करता था भरत स्तूप, यह अब यहाँ पे पत्थर का इन्होंने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आगे है यहाँ पे कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, मनु ने मनु स्मृति लिखी। ये जो लेखक हैं ये सभी पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। और इसके समय 2 यवन यानी 2 विदेशी आक्रमण हुए। दोनों ही यवन आक्रमण में पुष्यमित्र शुंग की विजय हुई। जो यहाँ पे इनके शासनकाल में 2 विदेशी आक्रमण हुए, जो कि हिंद यवन के जो यहाँ पे शासक थे उनके द्वारा पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य पर यहाँ पे आक्रमण किया गया था, और पुष्यमित्र शुंग इसमें विजयी हुए। आगे हम लोग देखेंगे तो जो पहला यहाँ पे जो आक्रमण का नेतृत्व जो है यह डेमेट्रियस ने किया था, और दूसरे आक्रमण का नेतृत्व जो है मिनांडर यानी मिलिंद ने किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें हम लोग देखते हैं। आगे है यहाँ पे कि
मिनांडर ने बौद्ध भिक्षुक नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और पुष्यमित्र शुंग ने कलिंग नरेश खारवेल से युद्ध किया, परंतु खारवेल ने इसे पराजित कर दिया। पुष्यमित्र शुंग ने कलिंग के जो नरेश थे खारवेल, उनसे युद्ध किया, परंतु खारवेल ने इसे पराजित कर दिया। और पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र उसका उत्तराधिकारी बना। कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम में विदिशा के राजा अग्निमित्रम और मालव देश की राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। जो यहाँ पे कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम है, इसमें विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालव देश के राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें इस वंश का अंतिम शासक, इस वंश के अंतिम शासक जो हुआ देवभूति हुआ, जिसकी हत्या उसी के मंत्री वासुदेव ने कर दी और कण्व वंश की स्थापना कर दी। यानी जो यहाँ पे शुंग वंश के अंतिम शासक थे वे देवभूति हुए और उनकी हत्या उन्हीं के मंत्री वासुदेव के द्वारा कर दिया गया और शुंग वंश के स्थान पर एक नया राजवंश कण्व वंश की स्थापना किया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें कि कण्व वंश के बारे में, जिस प्रकार अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उनके मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की, उसी प्रकार वासुदेव ने अंतिम शुंग वंश के शासक देवभूति की हत्या करके 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे। इस वंश का अंतिम शासक जो है सुशर्मा था, जिसकी हत्या उसके मंत्री सिमुक ने कर दी और उसके बाद सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। यानी यहाँ पे जो क्रम चल रहा है कि एक किसी वंश का जो अंतिम शासक होता है और उसी के मंत्री यानी सेनापति के द्वारा उसकी मृत्यु कर दी जाती है और उस वंश के स्थान पर दूसरे नए राजवंश की स्थापना की जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें जो है फिगर में दर्शाया गया है, इसी क्षेत्र में यहाँ पे कण्व वंश का शासन था। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं इसमें। आगे है अगला वंश है हमारा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। प्रारंभ में यह वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु शक राजाओं ने उन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया और सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा, जिस कारण इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। सातवाहन की राजधानी महाराष्ट्र का जो एक स्थान है प्रतिष्ठान, यहाँ हुआ करती थी और सिमुक की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्ण या कान्हा शासक बना और कान्हा के बाद उसका पुत्र सातकर्णी प्रथम शासक बना। सिमुक की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्णा या कान्हा शासक बना और कान्हा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सातकर्णी प्रथम शासक बना। और यहाँ पे जो शासनकाल है सातवाहन राजवंश का, यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे सातकर्णी प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। सातकर्णी प्रथम यह सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका का नाना घाट अभिलेख प्राप्त होता है। इसमें सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियां बताई गई है। जो यहाँ पे सातकर्णी प्रथम की जो पत्नी है नागनिका, इन्हीं का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है नाना घाट, और इसी अभिलेख में सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों को यहाँ पे वर्णित किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे नाना घाट अभिलेख के बारे में। तो नाना घाट जो अभिलेख है, यह नाना घाट अभिलेख में ही सातकर्णी प्रथम की महान विजेता और महान शासक बताया गया है। नाना घाट अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि सातकर्णी ने यज्ञ के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को मुद्रा के स्थान पर भूमि दान देना शुरू किया और यह भूमि दान का प्रथम अभिलेख
के प्रमाण मिले हैं। यानी हमारे जो प्राचीन इतिहास में सबसे पहले ब्राह्मणों को मुद्रा के स्थान पर भूमि दान देना शुरू करने वाला जो राजवंश था यह मगध में सातवाहन राजवंश था। और इसके जो शासक थे सातकर्णी प्रथम, इन्हीं की पत्नी जो नागनिका जो हैं, इन्हीं का एक अभिलेख मिला है, नानाघाट अभिलेख। इसी में यह चर्चा या उल्लेख किया गया है कि ब्राह्मणों को मुद्रा के स्थान पर भूमि दान देना शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आगे है इसमें, इसके बाद जो यहाँ पे शासक बने हल बने। सातवाहन वंश में हल महानतम शासक था। वह एक बड़ा कवि था और कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। हाल ने गाथा सप्तशती नामक एक काव्य की रचना की थी। इसकी जो भाषा थी यह प्राकृत थी। अगला यहाँ पे जो शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। इसके समय नासिक के शक शासक नहपान ने इस पर आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उसे पराजित कर दिया। यानी जो यहाँ पे सातवाहन वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण और योग्य शासक था यह गौतमीपुत्र सातकर्णी हुआ। इसी के समय में जो नासिक के शक शासक थे नहपान, इन्होंने इस पर आक्रमण किया, लेकिन जो गौतमीपुत्र सातकर्णी हैं इन्होंने नहपान को पराजित कर दिया। आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं। आगे इसमें हम लोग देखेंगे तो आगे है यहाँ पे कि नासिक यानी जोगलथम्बी से चांदी के लगभग 8000 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक तरफ नहपान तथा दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम है, जिससे पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। यही यहाँ पे महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आगे है यज्ञश्री सातकर्णी अगला शासक बना। और यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। उसने शकों के विजित क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया था। यहाँ पे जो यज्ञश्री सातकर्णी थे ये सातवाहन वंश के अंतिम सबसे योग्य शासक बने और इन्होंने शकों के जो विजित क्षेत्र है उस पर पुनः अधिकार कर लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था। उसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं, जिससे उसकी जल यात्रा एवं व्यापार का पता चलता है। उसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात से प्राप्त हुए हैं। यज्ञश्री के मृत्यु के बाद सातवाहनों का साम्राज्य विभाजित हो गया, जिसका मुख्य कारण विद्रोह एवं केंद्रीय शासन की दुर्बलता थी। आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसमें देखेंगे तो आगे है यहाँ पे सातवाहन राजवंश के काल में जो यहाँ पे सिक्के चलाए गए थे, सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के चांदी के सिक्के थे, तांबे के सिक्के थे, पोटीन यानी घटिया चांदी के सिक्के, और यहाँ पे शीशे के सिक्के। यहाँ पे दर्शाया गया यह है चांदी के सिक्के, यह है तांबे का, और यह है घटिया चांदी का, और यह है शीशा का। यहाँ पे शीशा। और सातवाहन समाज जो था मातृसत्तात्मक था। यहाँ नाम के पहले माता का नाम लिखा जाता था, किंतु राजा पुरुष ही होते थे। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश के बारे में देखा, जो कि यहाँ पे प्राचीन इतिहास के अंतर्गत मौर्योत्तर काल के अंतर्गत इसे पढ़ा जाता है। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये देख लिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।